नमस्कार पढ़ंतुओं। मैं हूं जी के साहू और वानिकी का एक और लेक्चर लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का पढ़ंतु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेनली हम लोग सी जी एस सी एफ की तैयारी कर रहे हैं और इसमें एक अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा, यानी कि वन में जो मिट्टी होती है उसके बारे में हमको यहाँ पर थोड़ा पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। देखिए, बहुत सारी मृदाएं होती हैं अलग अलग लोकेशन के हिसाब से या अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से। यदि लोकेशन के हिसाब से यदि बात की जाए तो मृदाओं में जैसे पर्वतीय मृदा हो गई, मरुस्थलीय मृदा हो गई, है ना, डेजर्ट सॉइल वगैरह, शुष्क मृदा हो गई, लवणीय मृदा हो गई जिसमें सलाइन जो है वो ज़्यादा होता है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है ना, क्षारीय मृदा हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग मृदाएं होती हैं। तो उन सभी से ये फॉरेस्ट सॉइल किस तरीके से भिन्न है उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ डिटेल जानेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक्स हमको यहाँ पे पढ़ना है उसमें सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वन मृदा क्या है। फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे पेट्रोलॉजी के बारे में। जो रॉक साइंस जो होता है उसको हम लोग पेट्रोलॉजी बोलते हैं। चट्टानों की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज पेट्रोलॉजी। फिर हम बात करेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और फिर उसकी वेदरिंग कैसे होती है। ओके, जिसमें तीन चीज़ें हम देखेंगे। आपका फिजिकल वेदरिंग हो गया, भौतिक अपक्षय, देन आपका रासायनिक अपक्षय हो गया, देन जैविक अपक्षय। ठीक है, ये हम लोग ये तीन चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे मृदा का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका फंडामेंटल प्रोसेस है और एक आपका स्पेसिफिक प्रोसेस है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें मेनली है आपके जलवायु, वनस्पति, टोपोग्राफी या स्थलाकृति, मूल पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल और टाइम। क्लियर है, ये मेन चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम अभी कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें ये बाकी के कवर करेंगे। तो दो पार्ट में ये लेक्चर आपके सामने आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि मिट्टी जो होती है वो दरअसल क्या है, एक नेचुरल मीडियम है। ओके, एक नेचुरल मीडियम है जो क्या करता है, जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, पौधों की वृद्धि का समर्थन करता है। क्लियर है। अब देखिए, दो चीजें होती है, कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूमि और मिट्टी। ठीक है, तो ये बता दूं कि भूमि और मिट्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं। मिट्टी एक तरह से आपका एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो कि भूमि के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, एक भूमि में, एक लैंड में सॉइल भी होगा, प्लांट्स होंगे, अलग अलग स्पीसीज भी होंगे, एयर, वाटर बॉडीज होंगी। ठीक है, और उसके अंदर बहुत से रॉक्स भी होंगे। क्लियर है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, भूमि के अंतर्गत। लेकिन मिट्टी, दैट इज सॉइल, वो एक पार्ट है उसी भूमि का। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्लियर रखेंगे कि किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दूसरी बात, मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से क्या है, एक फसल वृद्धि के लिए एक माध्यम है। यानी कि मिट्टी वो है जिसमें हम कहेंगे कि हम जिसमें फसल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, वृक्ष उगाते हैं। क्लियर है। तो ऐसे लोकेशन आप देखेंगे जहां पर की मिट्टी पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढकी हुई है, ठीक है, प्लांट से ढकी हुई है, झाड़ियां हैं, तो ये पूरी तरह से एक मिट्टी जो है वो कवर हो चुका है किससे, पौधों से, प्लांट से, हरे बड़े पेड़ पौधों से। तो वो जो मिट्टी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल कहेंगे। क्लियर है बात। ओके, नाउ अब सामान्य जो मृदा होती है या कहें कि कल्टीवेशन जो सॉइल्स होते हैं, है ना, वो कल्टीवेशन सॉइल्स जो होते हैं वो दरअसल मानव के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उससे वो प्रभावित होती है। ओके, वहीं फॉरेस्ट सॉइल की बात करेंगे तो फॉरेस्ट सॉइल जो है वो डेवलप होता है अंडर नेचुरल कंडीशन। वो प्राकृतिक रूप से ही या समान मूल पदार्थ या समान जलवायु परिस्थितियों में विकसित होती है। क्लियर है बात। अब उसके अलग अलग चीजें, अलग अलग कारण हैं। एक तो ये है कि पेड़ जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी बिल्कुल क्या होती हैं, भूमि की तरफ जाती हैं, जमीन की तरफ जाती हैं। वन वनस्पति से जुड़े जो विशिष्ट जीव हैं और जो मृदा की उत्पत्ति है, ठीक है, ये आपका अपघटन के उत्पादों द्वारा
फिर से देखें, उत्पादों द्वारा कूड़े की परत और लीचिंग को बढ़ावा दिया जाता है। क्लियर है? देखें, दो चीजें, एक तो ये होता है कि पेड़ जो हैं वो उसकी जो जड़ें होती हैं वो या तो मिट्टी की तरफ जाती हैं, या फिर कुछ में आपका हमने देखा है लास्ट क्लासेस में कि वो क्या होती हैं, वो जो है लेटरल डायरेक्शन में भी ग्रोथ करती हैं। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करेंगी कि किसी भी क्षेत्र की मिट्टी को। क्लियर है? दूसरी बात, जो फॉरेस्ट वेजिटेशन होता है उनसे जुड़े हुए जो आपके क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं, विशिष्ट जीव होते हैं, तो वो सभी और उनके कारण मृदा की जो उत्पत्ति होती है, सॉइल जो फॉर्मेशन होता है, ठीक, उसमें जो अपघटन होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां गिर गई, वहीं पे सड़ने लगी, उनके सड़ने गलने से उस कूड़े की एक परत वहां पे जम जाती है जो लीचिंग को बढ़ावा देती है, और उससे वहां की जो मृदा है वो और समृद्ध होती जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से फॉरेस्ट सॉइल की कुछ विशेषताएं हैं। वन लाइनर में फॉरेस्ट विशेषताएं यदि हम लोग देखें तो एक चीज और देखिएगा, इसमें क्या क्या आ रहा है। एक तो ये आपका नेचुरल कंडीशंस में डेवलप हो रही है, ठीक। पत्तियों के कूड़े और जड़ के क्षय के कारण, उसके कारण जो है धीरे धीरे क्या होता है, जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, लीटर फॉल और ट्री स्टेट में समान नमी रहती है। ओके, यानी कि मिट्टी में और जो नमी की मात्रा होती है वो समान रहती है। नम स्थिति और पेड़ की छाया के कारण मृदा का तापमान कम होता है। जी हाँ, टेम्परेचर जितना कम रहेगा मिट्टी का, उतना ही उसमें नमी की मात्रा यानी कि मॉइस्चर कंटेंट उसमें बना रहेगा। ठीक है, ताकि पौधों को जो मॉइस्चर चाहिए मिट्टी से वो उसमें मिल सके। क्लियर है? हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर नमी की मात्रा कम होगी और मॉइस्चर कम होगा, जिससे कि फिर प्लांट ग्रोथ जो है वो वैसा नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। क्लियर है? तो ये एक मृदा की विशेषता होती है वन मृदा की, क्योंकि पेड़ बहुत सारे उसमें होते हैं, पूरा कवर हुआ है, तो पेड़ों की छाया होती है, इसलिए नम स्थिति बनी रहती है। ओके, फिर आपका जो फॉरेस्ट कवर है, वेजिटेशन है ना, तो उसका क्या होता है, वेदरिंग भी होता है, अपघटन होता है, जिसकी वजह से अपघटन होने से वो पोषक तत्वों को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं किसमें, मिट्टी में। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए मिट्टी से वो सारी चीजें मिलते रहती हैं, पोषक पदार्थ किसको, पौधों को, वृक्षों को, है ना। इसके अलावा जो विशेषताएं हैं उसमें यदि हम देखें तो जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है ना, पोषण चक्रण, फिर आपका डीकम्पोजिशन है, ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन है, लीचिंग ऑफ बेसेस है, ये सब मेन कैरेक्टर्स हैं आपके किसके, फॉरेस्ट सॉइल के, तो इसको याद रखिएगा। ओके, हाँ, जो नेट रेट ऑफ डिमांड होता है फॉर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ठीक, दूसरी चीज, इन सभी विशेषताओं के आधार पर यदि हम लोग देखें तो जो एक नॉर्मल जो सॉइल होता है उससे कहीं ज्यादा जैविक गुण जो होते हैं, भौतिक जो गुण होते हैं, रासायनिक जो गुण होते हैं, वो फॉरेस्ट सॉइल में बहुत बेहतर तरीके से पाए जाते हैं। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के। ठीक है, मृदा के घटक क्या क्या हैं। ओके, देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताते चल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कंटेंट यहाँ पे हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, आप साथ में देखते चलिए। ओके, तो देखें, मिट्टी जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ओके, जिसमें 3 फेसेस होंगी आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ठोस, तरल और गैस। हाँ, ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, घटक पे डिपेंड करता है कि इन तीनों अवस्थाओं का, तीनों फेसेस का अनुपात कितना होगा, रेशियो कितना होगा। लेकिन एक नॉर्मल यदि हम लोग मिनरल सॉइल में देखेंगे तो वो उसमें 50% सॉलिड, 25% लिक्विड और 25% आपका क्या रहेगा, उसमें गैसेस स्टेट रहेंगी। क्लियर है इतना? ओके, अब देखें, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यदि सॉलिड फेस की बात करें तो सॉलिड फेस जो होता है वो दरअसल एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको, मिट्टी को। ठीक है, और दूसरी बात, उसको न्यूट्रिएंट्स भी देता है प्लांट्स के लिए। क्लियर? तो मेनली होता यह है कि जो भी अकार्बनिक घटक हैं वो प्राइमरी और आपका एक मीडियम मिनरल्स के रूप में या एक सॉल्यूबल लवण के रूप में, कार्बोनेट और एक सिलिकेट उसमें शामिल होता है। ठीक है, किसमें, अकार्बनिक घटकों में। क्योंकि देखिए ठोस अवस्था की हम बात कर रहे हैं तो ठोस अवस्था 2 टाइप की। ओके, नंबर 1 उसमें अकार्बनिक घटक होंगे, दूसरा उसमें होगा जैविक घटक। अकार्बनिक घटक जो होता है उसमें क्या रहेगा आपका, एक तो वो आपका
प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स उसमें होंगे, सॉल्युबल साल्ट्स होंगे, कार्बोनेट्स होगा और एमॉर्फस सिलिकेट भी होगा उसमें। ठीक है ना। खनिज क्या होता है, एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन उसका होता है और स्ट्रक्चर होता है। ओके, जो कि एक दरअसल कह सकते हो कि एक नेचुरली जो उत्पन्न होता है ऐसा एक अकार्बनिक पदार्थ है, एक इनऑर्गेनिक मैटर होता है क्या, मिनरल्स। क्लियर है। वहीं अगर बात करें कार्बनिक मृदा की, तो कार्बनिक मृदा में 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिलेंगे, कार्बनिक घटक उसमें मिलेंगे। वहीं खनिज मृदा में उसके वजन के हिसाब से, उसके वजन का, उसके वेट का 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये जो है वो ठोस अवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो समझ जाइए, ठोस अवस्था मतलब कि किसी भी सॉइल में दो चीजें होंगी, या तो अकार्बनिक घटक होगा या तो कार्बनिक घटक होगा। क्लियर है। ओके, अकार्बनिक घटक वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर जो है उस मिनरल में पाया जाता है वो, और ऐसे मिनरल्स जो जिसमें उसके वेट का 5% होता है वो आपका कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट जैसा कि हमने देखा कितना होता है, 25% होता है। ठीक है। और मेनली ये क्या करता है, मेनली ये जो है वाटर सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है किसको, प्लांट रूट को। क्लियर है। जो तरल अवस्था में होती है वो चीजें, वहां से वाटर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा प्लांट रूट को, जड़ों को। क्लियर है। कभी भी यदि सिंचाई की जरूरत पड़ रही है या फिर रेनफॉल हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी में जो रिक्तियां होती हैं, जो खाली स्थान होते हैं, जो गैप हो जाती हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब शुष्क हो जाती है जमीन, है ना, तापमान ज्यादा हुआ या शुष्क हो गई या बहुत टाइम से उसमें पानी नहीं पड़ा है मिट्टी में, तो वो जब शुष्क अवस्था में होती है तो उसमें गैप आ जाते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाइड बोलते हैं, VOIDS। ओके, वाइड्स बोलते हैं, रिक्तियां जिसको बोला जाता है, या छिद्र बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये छिद्र जो है उसे खाली हो जाती है, मतलब कि उसमें क्या रहेगा, उसमें एयर आ जाता है। ठीक। तो जैसे ही ये लिक्विड स्टेट जो होता है मृदा की, या कहें कि जब उसमें हम इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसमें पानी डालेंगे या रेनफॉल होगा, बारिश होगी, तो फिर वो जो गैप होगा वो वाटर से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, पानी से वो भर जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, एयर वर्ड्स की जगह क्या आ जाएंगे, वाटर वहां पे आ जाएगा। क्लियर है। और इस तरीके से जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है पौधे का, वो वहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यदि उसमें गैसियस स्टेट है, तो गैसियस स्टेट एक तरह से निगेटिविटी का भी काम करता है। क्लियर है। मृदा में तरल के साथ साथ गैसीय अवस्था का नकारात्मक संबंध है। ओके, आमतौर पर ठीक बनावट वाली मृदा में, या कहें कि मोटे बनावट वाली मृदा की तुलना में ज्यादा तरल अवस्था होती है। क्लियर है ना। जो फाइन टेक्सचर सॉइल्स होते हैं ना, उसमें हायर लिक्विड फेस होता है एज कंपेयर टू कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल्स। क्लियर। ओके, अब बात करें गैसीय अवस्था की। तो देखिए गैसीय अवस्था में क्या होगा, जो हवा से भरे जो छिद्र होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग सॉइल सिस्टम में गैसीय अवस्था का स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है। गैसीय अवस्था का जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है कि लिक्विड स्टेट का रेशियो कितना है। ठीक है। क्योंकि देखो गैसेस स्टेट को ही फिल करने के लिए क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, उसमें भर रहा है, तो दोनों का प्रोपोर्शन जो है, वो रेशियो जो है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। क्लियर है। दूसरी चीज, जो मृदा है वो वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सांद्रता लगभग वायुमंडलीय वायु के समान है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है वो वायुमंडल की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है ना। जो गैसियस स्टेट होता है और जो प्लांट्स हैं, ओके, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है कि नहीं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है। और वायुमंडल में बाकी जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो जितना वायुमंडल में होगा उतना पौधे में भी होगा, इस तरीके से होता है। क्लियर। उतना मिट्टी में भी होगा। ठीक है। क्लियर। तो गैसीय अवस्था हो गई। इसके बाद बात करिए, देखिए अब देखो ये मृदा के अलग अलग हमने स्टेट्स देख लिए, फेसेस देख लिए। ठीक है। अब देखो दरअसल होता यह है कि जो मिट्टी है, वो मिट्टी बनती किससे है, मिट्टी का जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो चट्टानों से होता है, रॉक से होता है। क्लियर है। जो जमीन की गहराई में कहीं अंदर जो है वो चट्टान है। क्लियर है। उन्हीं चट्टानों के टूटने से कई हजारों सालों के बाद जो है वो क्या होता है कि वही मिट्टी टूट करके मिट्टी का रूप ले लेती है। ठीक है। चट्टान चट्टान जो है वो टूट कर मिट्टी का रूप ले लेती है। तो थोड़ा सा हमको रॉक साइंस को भी एक बार देखना पड़ेगा।
क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोग सॉइल फॉर्मेशन को, मिट्टी के निर्माण को समझ पाएंगे। क्लियर। जैसे देखिए, पहली बात तो ये कि चट्टानों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ठीक है, ये देखें यहां पर, ये पेट्रोलॉजी है। क्लियर। अब देखें, इन्हीं चट्टानों में जो मिनरल्स होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं नेचुरली। क्लियर। और वो मेनली क्या होंगे? एक अकार्बनिक पदार्थ के रूप में होंगे, जिसकी एक निश्चित केमिकल स्ट्रक्चर होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा। क्लियर है। ठीक। तो यही जो मिनरल्स का एक जो पूरा सेट होता है, उसी को हम लोग, या एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स को हम लोग कहते हैं रॉक, यानी कि चट्टान। ओके। मतलब ये कि चट्टान जो है वो एक तरह से पूरा खनिज पदार्थ का एक बड़ा, क्या बोलना चाहिए, रूप है, या बड़ा एक द्रव्यमान है। क्लियर है। ओके। अगर चट्टानों को उसकी विशेषता के आधार पे बांटें तो हम लोग बांट सकते हैं उसको उसके कलर के हिसाब से, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है उसके हिसाब से बांट सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके क्लेवेज फ्रैक्चर के हिसाब से, दरार के हिसाब से, और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि रासायनिक कंपोनेंट्स के हिसाब से भी उसको बांटा जा सकता है, इसको चट्टानों को। क्लियर है। अब देखें, चट्टानों का वर्गीकरण देखिएगा। ये देखें, जो क्लासिफिकेशन है रॉक का, उसमें मेनली आपको 3 टाइप के मिलेंगे। ठीक है, ये टाइप्स याद रखिएगा, टाइप्स पूछ देता है। ओके, ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन बनता है ना। इग्नियस रॉक्स, जिसको हम आग्नेय शैल कहते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स, जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। देखो, इग्नियस रॉक्स क्या होता है, जब जैसे ज्वालामुखी वगैरह आता है तो उससे जो लावा बाहर निकलता है, मैग्मा, ठीक है, वो ठंडी होकर जब जम जाती है ना, तो वो या तो एक्सट्रूसिव फॉर्म में या फिर इंट्रूसिव फॉर्म में वो एक चट्टान का रूप ले लेती है। उसको हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है। आग्नेय चट्टानों में जैसे आपका एक तरह से बोले तो बेसाल्ट हो गया। ठीक है, बेसाल्ट एक तरीके से आग्नेय चट्टान है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अवसादी चट्टान की बात करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स की यदि बात करेंगे, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है, अवसादी चट्टान, वो हवा और पानी के कारण जो बार बार सेडिमेंटेशन होता रहता है। ठीक है, यानी कि कहें कि एक तरीके से इरोजन होता रहता है। ठीक है, जैसे कोई अवसादी चट्टाने हैं, हवा के टकराने से या फिर पानी के टकराने से वो बार बार क्या घिसता रहता है। ठीक है, और उसका फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसमें दरार पड़ने लगती है, वो छोटा छोटा रूप ले लेता है, टूट जाता है। तो वो जो चट्टान होती है ना, वो अवसादी चट्टान कहलाती है। क्लियर है। ठीक। फिर आता है आपका मेटामॉर्फिक चट्टानें, जो जितने भी मेटामॉर्फिक प्रोसेस होते हैं उसके आधार पर आग्नेय और अवसादी जो चट्टान होते हैं वही आपका मेटामॉर्फिक चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक फ्लो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखें, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को 2 चीज़ों से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, पहला तो ये होता है कि वेदरिंग होती है, यानी कि जो चट्टान है या उस चट्टान में जो पूरा खनिज है, ठीक है, उसका अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, टूटता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो मृदा के रूप में बदलेगा। उसके बाद फिर एक्चुअल जो सॉइल है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होगा, यानी कि एक परिपक्व सॉइल का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है। तो 2 पार्ट है, होता है मृदा का निर्माण में, 2 फेसेस हो सकती हैं, समझ लीजिए। पहले चट्टानें टूटेंगी, यानी कि आप अपक्षय देखेंगे, और उसके बाद फिर उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक। अब अपक्षय जो होता है, यानी कि आपका वेदरिंग जो होता है, वो 3 टाइप का होता है। एक तो फिजिकल वेदरिंग होगा, दूसरा केमिकल वेदरिंग होगा, और तीसरा आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है। अब इसमें जो रासायनिक अपक्षय है उसमें अलग अलग चरण हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, कार्बोनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस और सॉल्यूशन, ये 6 प्रोसेस हम लोग समझेंगे अलग अलग। ठीक है। फिर आपका जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल है उसमें हम देखेंगे एक फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि मौलिक प्रक्रिया, और दूसरा विशिष्ट प्रक्रिया यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस हम लोग देखेंगे। क्लियर। अब देखिए, उसको पूरा डिटेल समझने से पहले ये डायग्राम आप देखिएगा कि किस तरीके से होता है। आप देखो, ये बॉटम से आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि
ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ठीक है, ये मिट्टी की सबसे जमीन की, भूमि की सबसे गहराई वाली स्थिति है, जहां पर जो चट्टान है वो एक निश्चित स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे हैं। क्लियर है ना? एक पर्टिकुलर यहाँ पे सेम कंपोजिशन है पूरे इस चट्टान का। ओके, ये पूरी तरह से एक खनिज का एक मास है, एक द्रव्यमान है। ओके, अब होता क्या है कि कई सालों में, है ना, ऊपर से बिल्कुल दबाव पड़ते जा रहा है, पड़ते जा रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें वो टूटते जाएगा। ठीक है, अब टूटेगा तो क्या होगा कि वो अब इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। क्लियर है? ये पोजीशन में जिसमें वो टूट चुका है, अब टूट करके यानी कि उसकी वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होते होते वो कई सालों में टूट करके छोटे छोटे कणों में बदल चुका है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि मिट्टी के फॉर्मेशन का एक स्टेज चालू हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर कई सालों में फिर क्या होगा, यही जो फॉर्मेशन हुआ, ये छोटे छोटे कणों में बटा, ये आपका छोटे छोटे कणों के बाद एक बालू का, एक गाद का या चिकनी मिट्टी का रूप ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक और मिट्टी के निर्माण में एक अगला चरण आ जाता है। ठीक, यानी कि टूट चुकी है पदार्थ, चट्टानी जो पदार्थ है वो टूट चुका है, और उसके बाद फिर ये आपका जो भूमि में जो हमको दिखाई देता है ऊपर से, वो सबसे ऊपरी जो परत है ना, उस परत का निर्माण होगा, जो पूरी तरह से एक तो आउटर लेयर है, टॉप लेयर है, और दूसरा एक क्या है, बारीक अवसादों से, यानी कि बहुत ही फाइन जो सेडिमेंट्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिट्टी। उसी मिट्टी में ही क्या होगी, उसी मिट्टी में ही जो है प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ये देखिए इनकी जड़ें जो है वो जमीन में वहां तक गई हैं। मैक्सिमम किसी प्लांट का, किसी वृक्ष का जो जड़ें होती हैं वो आपका इस लेवल तक पहुंचती हैं। क्लियर है? ये यहाँ तक, और इसके नीचे नहीं जा पाती हैं। क्लियर है? केवल यहीं तक जाएगा। ओके, तो ये आपका जमीन में, लैंड में, ये आपका अलग अलग लेयर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? पहले तो अपक्षय होगा, अपक्षय होने के बाद ये छोटे छोटे कणों में टूटता जाएगा, और बहुत ही बारीक कण में जब ये टूट जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर ये मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है? ओके, अब देखें, आगे समझते हैं जो भी हमको उसमें प्रोसेस देखना था। चलिए, मिट्टी के निर्माण में सबसे पहले हम देखते हैं वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। ओके, बहुत ही सिंपल, वेदरिंग या अपक्षय, इसका मतलब ये कि चट्टानों का टूटना। क्लियर है? मतलब ये कि केवल यहाँ पे क्या होगा, विघटन होगा चट्टानों का और खनिजों का। ओके, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, तो तीन चीजें, या तो कोई फिजिकल एजेंट होगा, या तो कोई केमिकल एजेंट होगा, या तो कोई क्या होगा, बायोलॉजिकल एजेंट होगा। तो तीनों की उपस्थिति में क्या होगा, वेदरिंग होती है। यानी कि वेदरिंग मतलब कि डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। क्लियर? भौतिक अपक्षय में क्या होता है, फिजिकली स्ट्रक्चर में चेंज होता है। मतलब ये कि रासायनिक संरचना में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा उस चट्टान के या उस खनिज के, वो केवल और केवल क्या होगा, बड़े कणों से छोटे कणों में टूटेगा, बस। दूसरा जो रासायनिक अपक्षय है उसमें क्या होगा, उसमें वो छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूट ही रहा है, साथ ही साथ उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आएगा, रासायनिक संरचना में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्लियर है? और उसके अलावा ये जो अपक्षय का जो प्रमुख कारक होता है, उसमें टेम्परेचर भी है, वाटर है, एयर है। ठीक है, और जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये सभी अपक्षय के कारक होते हैं। क्लियर है? द फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग, द फैक्टर ऑफ डिकम्पोजिशन, द फैक्टर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्लियर? देखें, फिजिकल वेदरिंग की यदि बात करें तो जैसा कि हमने देखा, इसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इस चीज को आप क्लियर रखें। ओके, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक एंड द मिनरल्स। क्लियर है? जो भी चेंज होगा फिजिकली होगा, मतलब ये कि बड़े कण छोटे कणों में टूट जाते हैं। ओके, और उसके बाद फिर ये मतलब कि एक तरह से आगे जो केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स को अपना काम करना है, उसके लिए ये अभी तैयार हो रहा है, ऐसा आप समझें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या, हवा, पानी और जो भी ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक, उसमें जो इरोजन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, अपघर्षक क्रिया जिसको बोला जाता है। ओके, एब्रेसिव एक्शन बोल सकते हो, एब्रेसिव एक्शन, बार बार जो घिसाव जो होता है ना, उस घिसाव की वजह से, रगड़ की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगता है। ये आपका मेन सोर्स है किसका, फिजिकल वेदरिंग का, याद रखिएगा। ठीक है, द एब्रेसिव एक्शन ऑफ द बाय द एयर, वाटर एंड ग्लेशियर
आर दी मेन सोर्सेज ऑफ फिजिकल वेदरिंग। इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि भाई वायुमंडल का जो तापमान है उसमें परिवर्तन आता है, दिन है रात है ना। तो जैसे कि दिन में कम तापमान होगा, रात में टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो बार बार जो टेम्परेचर में परिवर्तन आ रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो चट्टाने हैं, है ना, उसमें क्या होता है, संकुचन होता है। क्लियर है, यानी कि वो सिकुड़ता है, ठीक है। फिर तापमान ज्यादा हुआ तो फैलेगा, इस तरीके से उसमें ये एक फिजिकली उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो बार बार इस तरीके से विस्तार और संकुचन होने से ये होता है कि चट्टाने जो है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती हैं, और इस तरीके से फिर वो क्या होती हैं, धीरे धीरे जो है छोटे छोटे कणों में टूटने लगती है। इसके अलावा चट्टानों में कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें दरार पैदा कर देती हैं, ठीक है। उस दरार की वजह से फिर जैसे जैसे वो दरार और बड़ी होती जाएगी तो चट्टान भी क्या होते जाएगा, टूटते जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये प्लांट्स जो होते हैं रॉक क्रेवाइसेस में, उनके वजह से भी ऐसा होता है। दूसरा आपका जो मानव है वो भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते रहता है जिसकी वजह से फिजिकली वो टूटता रहता है। क्लियर। ये जो फिजिकल वेदरिंग है ये मेनली आप लोग रेगिस्तान और आर्कटिक क्षेत्रों में, आर्कटिक रीजन में, यानी कि डेजर्ट एरिया में और आर्कटिक रीजन में आप देख सकते हैं। क्लियर, ओके। बात करें केमिकल वेदरिंग की, तो अब इसको विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत 6 प्रोसेस हैं, उसको समझेंगे। देखिए, खनिजों का जो अपघटन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है मिनरल का, उसी को ही हम लोग केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ओके। नंबर 1 है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो भी एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन को हटा करके उसमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के तत्व को जोड़ना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण के कारण भौतिकी व रासायनिक लक्षण दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ओके। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका एक आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, उसमें हमने ऑक्सीकरण किया तो वो आपका FeO यानी कि एक उसका डिकम्पोजिशन हो गया, वो टूट गया, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद फिर देखिए एक आपका रिडक्शन प्रोसेस होता है, न्यूनीकरण की प्रक्रिया। तो रिडक्शन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड करते थे, इसमें ऑक्सीजन हम लोग हटाएंगे, ठीक है, और दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो इससे ये होगा कि जो घुलनशीलता होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है, और जो मूवमेंट होता है, ठीक है, गतिशीलता जो होती है, जैसे विशेष रूप से लोहा और जो मैग्नीज के तत्व हैं उसको वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण में से क्या होता है, मृदा में, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस में जो आयरन है, जो मैग्नीज है, वो एलिमेंट जो है वो मृदा में आ जाती है, और उससे ये होता है कि जो घुलनशीलता होती है मिट्टी में और उसमें जो गतिशीलता होती है वो कैरेक्टर जो है उसमें आ जाता है। ओके, चलिए तीसरा देखेंगे, जल योजन या हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है वो क्या करता है, जो मृदा का जो स्ट्रक्चर है या मृदा में जो खनिज है, मिनरल जो स्ट्रक्चर है, उसमें वाटर जो मॉलिक्यूल है उसको ऐड करता है, ठीक है, हाइड्रेशन करता है। इस तरीके से क्या होता है, जो क्रिस्टलीय जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आता है। ओके, ये देखिए, जैसे 2Fe2O3 में हमने पानी ऐड किया 3H2O, तो वो आपका 2Fe2O3 प्लस 3H2O हो गया। क्लियर है। फिर नीचे आपका मैग्नीज और आयरन सिलिकेट वगैरह है, उसमें हमने पानी ऐड किया तो भी वो क्या हो रहा है, MgO2 SiO2 2H2O, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बदल रहा है। ओके। नंबर 4 इस कार्बोनाइजेशन, ठीक है, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, उसकी मात्रा को खनिजों में क्या करना, मिलाना या संयोजन करना, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बनिक अम्ल के रूप में हो सकता है, ठीक है। इससे ये होता है कि कार्बोनेशन करने से जो खनिज है ना, उसका स्ट्रक्चर जो है, खनिज की जो जाली होती है ना, लैटिस स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो आसानी से टूटता है। क्लियर है। अब जितना कार्बनीकरण करोगे उतना ही वो टूटेगा, तो जल्दी फॉर्मेशन होगा किसका, मृदा का। क्लियर है। जो रेनफॉल होता है, जो वर्षा का पानी होता है, उसमें CO2 की उच्च सांद्रता होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वर्षा के पानी से जो मिट्टी है उसमें घुलनशील कार्बन बनाने वाले जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो उसके साथ आसानी से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। ओके।
H2O प्लस CO2, ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया पानी रेनफॉल वाटर उसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्बोनेट में बाइकार्बोनेट में बदल गया। ठीक है, ये बारिश के पानी की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। वैसे ये चूना पत्थर है, ठीक है, लाइम स्टोन है, यदि उसका डिसोल्यूशन देखेंगे तो लाइम स्टोन का डिसोल्यूशन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या कर रहे हैं बाइकार्बोनेट को ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द लाइम स्टोन डिसोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिनरल्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन बाय द एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की क्रिया से हम क्या कर रहे हैं, खनिज को उसके कंपोनेंट आयन में अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, खनिज में जितने भी आयन है ना, घटक आयन, उसको अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम पानी से क्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, उसके द्वारा जो क्षार है, ठीक है, बेस, और जो क्षारीय पृथ्वी आयन है, ठीक है, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, अर्थ आयंस। ठीक है, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ आयंस आर रिप्लेस्ड इन द क्ले लैटिस बाय हाइड्रोजन आयंस। ओके, दिस फॉर्म्स वो क्या फिर बनाएगा, वो फिर आपका एल्यूमिनो सिलिकेट बना देगा, फ्लोरोसिलिसिक एसिड बना देगा। ठीक है, या फिर क्षार और क्षारीय पृथ्वी हाइड्रोक्साइड को वो क्या कर देगा, मुक्त कर देता है। ठीक है, इससे होता यह है कि खनिज जो है अपने घटक आयन में अलग अलग हो जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो है वो आपका आता है क्या, सॉल्यूशन, यानी कि घोल। पानी की जो घुलने की जो क्रिया है उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, पानी में जितने भी घुलनशील खनिज होते हैं उसको पानी से हटा दिया जाता है और खनिजों की रासायनिक संरचना और भौतिक स्थिरता को वो बदल देता है। ठीक है, नॉर्मली जब आपका डिकम्पोजिशन होता है, विघटन होता है, तो चट्टानों का आसानी से फिजिकल वेदरिंग हो जाता है। ठीक, चाहिए। अब इसमें बात करें आपका जैविक पक्ष है कि बायोलॉजिकल पक्ष है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो ये किसकी वजह से होगा, बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से होगा। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या कहेंगे, तो एक तो पौधे, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, तो पौधों की जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वो पौधे की जड़ें जो है वो चट्टान पे दबाव बनाती है, प्रेशराइज करती है, प्रेशर डालती हैं, तो चट्टाने में क्या हो जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है ना। भाई मिट्टी में वो पौधे हैं, ठीक है, वो पौधे की जो जड़ जो है वो तो गहराई में है। ठीक है, तो वो गहराई में जा करके क्या करती है, जो चट्टान है, ये जो खनिज है, उसमें क्या करती है, प्रेशराइज करके उसको उसमें दरार डाल देती है और उस वजह से वो क्या हो जाता है, टूटने लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे जड़ जो है वो बढ़ते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, गहराई में जाते जाएगा, है ना, तो वो दरारें क्या होती जाएंगी और चौड़ी होती जाएंगी। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो है आपके इसको तोड़ने का, यानी कि फिजिकल वेदरिंग का ये काम करना चालू कर दी। तो चूंकि पौधों की जड़ों की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैविक अपक्षय बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधे की जड़ें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रही है तो उससे क्या होगा, मिट्टी में कार्बोनेशन होगा। ठीक है, कार्बनीकरण की प्रक्रिया होगी, और कार्बनीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है, मिट्टी जो है वो और जल्दी, ये जो खनिज जो है वो खनिज और जल्दी क्या होता है, टूटता है आसानी से। ठीक है, उसका रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, टूटने की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। ओके, इसके अलावा दरारों में जो छोटे पौधे पनपते हैं, ठीक है, वो अपने पोषण के लिए क्या करते हैं, उस खनिज से, उस चट्टान से जो अकार्बनिक मिनरल्स हैं उसको उस चट्टानों से लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चट्टानों में विघटन हो जाता है। ओके, और इसी खनिज परिवर्तन के कारण जो बनता है, उसकी वजह से आगे वेदरिंग होनी चालू हो जाती है। क्लियर। अब बात करें सॉइल फॉर्मेशन में, एक हमने देख लिया अपक्षय, अब दूसरा देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल। ठीक है, देखिए, जो स्टार्टिंग में जो भी वेदरिंग प्रोसेस हुआ है ना, जो टूटा, ओके, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो केमिकली हो, या फिर चाहे वो बायोलॉजिकली हो, जब भी मृदा एक यंग फेस में होता है, ठीक है, नई नई जब मिट्टी बनती है ना, तो उसके बाद फिर कई चेंजेस से हो करके वो एक परिपक्व मृदा में विकसित होती है, एक मेच्योर सॉइल वो बनता है। क्लियर है। अब ये जो मेच्योर सॉइल बनने की क्रिया है, उस मेच्योर सॉइल बनने की क्रिया में दो चीजें हो सकती हैं, या तो फंडामेंटल या तो स्पेसिफिक, यानी कि या तो मौलिक प्रक्रिया से वो गुजरेगी या फिर एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरेगी, जिसको पेडोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। पेडोजेनिक मतलब सिंपली ऐसी क्रियाएं जिससे कि आगे वो जो है और आगे की प्रक्रिया में मदद करता है, उसको पेडोजेनिक बोलते हैं। क्लियर है।
तो यहाँ पर मिट्टी के फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यदि यहाँ पर मिट्टी का फॉर्मेशन जो है उसको आगे की प्रक्रिया करने के लिए जो प्रोसेस हम करेंगे उसको हम लोग पेडोजेनिक प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें दो चीजें हैं, मौलिक और विशिष्ट। ठीक है, मौलिक प्रक्रिया जो होती है वो सभी मृदा में होती है। ठीक है, सारे सॉइल में, ऑल सॉइल्स में ये आपका फंडामेंटल प्रोसेस जो होता है वो होता ही है। जैसे जल है, खनिज है, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, कार्बनिक पदार्थ, उनको उनको एडिशन। ठीक, दूसरा इन मटेरियल्स को रिमूव करना। ठीक है, दूसरा इन पदार्थों का ट्रांसलोकेशन, यानी कि इस मटेरियल को, जल को, खनिज को या कार्बनिक जो पदार्थ हैं उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना, ट्रांसलोकेट करना, और या फिर इन सभी में क्या करना, परिवर्तन करना। ये जो चीज़ें हैं वो फंडामेंटल चीज़ें हैं, फंडामेंटल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। वहीं कुछ चीज़ें जो है वो एक विशिष्ट स्थिति में होती हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन में होती हैं, और वो पर्टिकुलर किसी एक मिट्टी में वो अप्लाई किया जाता है, वो सभी मिट्टियों में नहीं होता। तो ये जो मिट्टी बनाने की जो प्रोसेस है, जो किसी अकेले मिट्टी में एक स्पेसिफिक कंडीशन में होती है, सभी मृदा में नहीं होती, उसको हम लोग विशिष्ट प्रक्रिया या स्पेसिफिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग चीजें हैं ना, जैसे मिट्टी में आर्द्रता बढ़ानी है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर जब जरूरत होगी तब उसी मिट्टी में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो वो हो गया। कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है तो वो कैल्सिफिकेशन कहलाएगा। किसी मिट्टी में यदि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, उसको हमको नहीं चाहिए, जिस तरह के हम प्लांट ले रहे हैं उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम को कम करने के लिए डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। क्लियर है। कहीं कहीं पर मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ानी है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सलाइन वाटर डालेंगे, तो सलिनिटी उसमें बढ़ेगी तो सलिनाइजेशन होगा। ठीक, कहीं पर यदि लवणता ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो ऐसे प्लांट जो ज़्यादा लवणता उसकी ज़रूरत नहीं है, सैलिनिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, उसको हटाना पड़ेगा, तो डीसैलिनाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग एक स्पेसिफिक प्रोसेस हम कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रक्रियाएं कहलाएंगी। क्लियर है। ओके, अब देखिए मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें देखो मेनली 6 फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। कौन से कारक हैं या कौन से कारक नहीं हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं, ऐसा करके पूछ देगा। ये 6 पॉइंट तो आप याद रखिएगा, जिसमें है क्लाइमेट जलवायु, जिसके अंतर्गत आपका क्लाइमेट में क्या क्या आ जाएगा, तापमान हो गया, है ना, एयर हो गया, ओके, वाटर हो गया, ओके, ये सब जो है जलवायु के अंतर्गत आएंगे। ठीक, वनस्पति वेजिटेशन, थर्ड है ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव, फिर है पेरेंट मटेरियल यानी कि मूल पदार्थ। मृदा के लिए जो पेरेंट मटेरियल है वो क्या है, वो चट्टान है, रॉक से ही क्या हुआ, मिट्टी बना, तो वो उसके लिए पेरेंट मटेरियल कहलाएगा, मूल पदार्थ कहलाएगा। ठीक, फिर टोपोग्राफी, स्थलाकृति की बात करेंगे, लोकेशन, ठीक है, किस तरह की स्थलाकृति है, और लास्ट है आपका टाइम, ठीक है, समय। ओके, तो ये 6 चीजें हैं जो क्या करती हैं, मृदा के निर्माण को प्रभावित करती हैं। जैसे कि बात करते हैं जलवायु की। ठीक है, तो देखें जलवायु या क्लाइमेट के अंतर्गत जो अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक, रेनफॉल यानी कि बारिश की स्थिति है, और एयर है यानी कि हवा है। क्लियर। अब देखो ये जो जलवायु है वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आपका जो है काम करती है। तो इसमें देखिए जैसे कि कई सारी आपकी क्या होती हैं, वर्षा या वाष्पीकरण की बारंबारता या अवधि। ठीक है, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश कब हो रही है, किस समय हो रही है, उसके हिसाब से क्या होगा, मिट्टी में स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगी, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएंगी, ठीक है, बारिश की वजह से। और फिर उसके बाद फिर हम उसमें क्या कर पाएंगे, प्लांटेशन या ट्री क्रॉपिंग कर पाएंगे। क्लियर है बात। ओके, तो ये सब डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं या कार्बनिक जो पदार्थ है उसका अपघटन होना या चट्टान का टूटना, ये इसके विघटन की जो दर है वो बढ़ जाती है। ठीक, या एक और चीज यदि हम लोग देखें तो जैसे तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ने से मॉइस्चर जो कंटेंट है मिट्टी में वो कम हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी शुष्क हो जाएगी। क्लियर है। तो सही तरीके से प्लांट ग्रोथ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो जलवायु जो है वो क्या करती है, वो जलवायु मृदा के निर्माण में जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ओके,
क्योंकि मेन चीज़ें जो यहाँ पर आ रही हैं वो ये हैं कि वर्षा है, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता या मॉइस्चर कंटेंट की बात हो गई, ठीक है। और जो टेम्परेचर है सीक्वेंस उसमें किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है, यानी कि वो मौसमी है या फिर डेली उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मौसम में बदलाव आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो मृदा के निर्माण में क्या करती हैं, एक प्रभाव डालती हैं। दूसरा है आपका क्या, वनस्पति, ठीक है। वनस्पति या वेजिटेशन जो है एक बोलना चाहिए कि एक एक्टिव एजेंट है वेजिटेशन जो है, ठीक है। कैसे, तो वनस्पति जो है वो क्या क्या होता है कि एक एजेंट है जिसमें वनस्पति है, उसमें आपके क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, एनिमल्स जैसे कि रोडेंट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, वर्म्स हो गए, वो सब उस वेजिटेशन में वो अपना घर बना के रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जड़ों की बात करें तो जो रूट्स हैं उसका जो पेनिट्रेशन होता है, जो जो आपका मिट्टी में वो गहराई में जड़ें जो है वो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो एक मैकेनिकली यानी कि यांत्रिक रूप से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है ना, ये आपका एक चीज़ हो गया। एक तरीके से वो ड्रेनेज सिस्टम की तरह भी काम करता है जो जड़ है, क्योंकि जड़ों में जो वाटर कंटेंट होता है वो अंदर मिट्टी तक जाती हैं। क्लियर है, तो वो उसके लिए ड्रेनेज का काम कर रहा है, जड़ों की सहायता से जो मिट्टी में पानी है वो चला जाता है। क्लियर है, ठीक। कुछ केमिकल एक्शन भी यहाँ पर होता है, जैसे कि कार्बोनेशन होता है, कार्बनीकरण, ठीक है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड या CO के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये सब किस में होता है, ये सब जड़ों से श्वसन के द्वारा वो मुक्त होती हैं और फिर वो क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। क्लियर। पौधों का जो बायोमास अपघटन होता है उसकी वजह से जो ह्यूमस जो क्रिएट होता है, बनता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, वो खनिजों में मिल जाती है, प्लांट बायोमास में डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। ह्यूमस मतलब समझ लीजिए कि पेड़ पौधों के सड़ने गलने से जो पदार्थ बनता है, दैट इज ह्यूमस, जो कि एक खाद के रूप में या एक कह लीजिए कि उर्वरक के रूप में काम करता है, ठीक है, बायोमास के तौर पे काम करता है। फिर आते हैं क्या आपके ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक बोलना चाहिए एलिमेंट्स जो होते हैं, जीव जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो एक मेजर रोल तो प्ले करेंगे, जैसे कि मिक्सिंग करना है, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है उसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, और स्टेबिलिटी लानी है कुछ माइक्रोब्स जैसे कि क्या होते हैं एटमॉस्फेरिक में, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको फिक्स करने वाले जीवाणु वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक जो प्रोसेस होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होते हैं। ओके, जैसे मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि को जोड़ने में ये सब क्या करेगा, सहायक होगा। क्लियर है। जैसे एक होता है ना राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है, वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो रेशे वाले जो पौधे होते हैं, जैसे मतलब कि लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं ना, तो वो उस पौधों की जड़ों में रहता है, ग्रंथि बना करके रहता है, ठीक है, छोटे छोटे। ओके, और वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता रहता है, मतलब कि जैसे ही मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो क्या करता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। क्लियर। तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस हुआ, किसके द्वारा, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये राइजोबियम जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, ठीक है, राइजोबियम। ओके, इसको याद रखिएगा। फिर पेरेंट मटेरियल की बात करें तो मूल पदार्थ जो है वो क्या है, कोई चट्टान है, कोई शैल है, ठीक है। और वही क्या होता है, वो एक अवशिष्ट मृदा में या शैल मलबा में वो चेंज होता रहता है। क्लियर है। तो मृदा का जो निर्माण है वो डिपेंड करेगा कि वो जो शैल है, वो जो चट्टान है, उसमें खनिजों का क्या कंपोजिशन है, मिनरल का क्या कंपोजिशन है, और किस तरीके से उसका केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, कैसे वो टूटा, है ना, उसके आधार पे जो है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मिट्टी वो बनेगी। क्लियर है। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग जो चट्टानें होती है ना, वो अलग अलग चट्टानों से अलग अलग टाइप की मिट्टी बनती है। क्लियर है। जैसे आपका कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो मृदा का निर्माण होता है वो जैसे ग्रेनाइट चट्टान हो गई, बलुआ पत्थर हो गई, ठीक है, तो उससे जो मिट्टी बनेगी वो एक अलग मिट्टी होगी। क्लियर है। तो अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं मिट्टियां
बनती हैं अलग अलग चट्टानों से। और चट्टान जो है मूल पदार्थ है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी चट्टान है, कहाँ पर किस चट्टान का वितरण कहाँ पर है, उसके आधार पे वहाँ पर कुछ मिट्टी पाई जाएगी। क्लियर है? जैसे कायांतरित चट्टान जो होती है ना, उससे जो उसका जो विघटन होगा तो क्या बनेगा, लाल और पीली मृदा बनेगी। ठीक है, लाल पीली मृदा क्यों बनेगी, क्योंकि ऐसे मृदा में जो आयरन ऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी वजह से वो लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, और उसमें वाटर जो है उसको यदि वाटर कंपोजिशन जो होता है उसकी वजह से पीला दिखाई पड़ता है, तो लाल पीला दिखेगा आपको। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे कायांतरित शैल, कायांतरित चट्टान मिलेंगे, उस भूमि पर जो मिट्टी सालों में के बाद फॉर्मेशन होगी वो आपका जो है लाल पीली मिट्टी के रूप में बदलेगा। ठीक, वैसे ही मान लीजिए कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो उससे क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, मैग्मा। अब वो लावा ठंडी होगी, ठीक है, चट्टान बनेगी, वो चट्टान से फिर धीरे धीरे जब उसका अपघटन होगा, टूटेगा, तो उसके बाद फिर वो जो जिस मिट्टी में बदलेगा वो काली मिट्टी होगी। ठीक है, आपका ब्लैक सॉइल होगा। तो ये पूरा डिपेंड करता है मूल पदार्थ पर, यानी कि पेरेंट मटेरियल पर, किस तरह के रॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है जिस एरिया में, उसी एरिया में उस चट्टान के हिसाब से ही वैसी मृदा बनती है। क्लियर है इतना? ओके। फिर टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति की बात करते हैं। तो अलग अलग स्थलों के हिसाब से अलग अलग मिट्टी रहेगी। क्लियर? जैसे आपका क्या है कि जो भूमि का यदि ढलान वाली पड़ते हैं, ठीक है, तो ढलान वालों जगहों में क्या रहती है कि जैसे बारिश हो रहा है तो लगातार जो है पानी गिरेगा और वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा तो मिट्टी में जो मिनरल्स वगैरह हैं वो सबको अपने साथ बहा करके नीचे लेकर के चली जाएगी। क्लियर है? तो ढलान वाली जगह पे वहाँ पे मृदा में जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, हो सकता है कि वो वैसा ना हो जो कि मैदानी भूमि में जो मिट्टी मिलेगा उसमें मिलेगा। क्लियर है? तो ये अलग अलग स्थलाकृतियों के हिसाब से जो है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके अलग अलग मिलेंगे और इसके आधार पे उसका फॉर्मेशन होगा, उसका निर्माण होगा। क्लियर है? ओके। हालांकि स्थलाकृति या टोपोग्राफी जो है एक तरीके से ये आपका एक एक्टिव कंट्रोलर नहीं है। स्थलाकृति जो है इसको हम लोग मेनली एक पेसिव कंट्रोलर के रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया ना, जैसे तीव्र ढाल हो गई, तो तीव्र ढाल जो होता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो एकदम पतली होगी, ठीक है, थीन होगी। ओके, और वहीं सपाट या जो ऊंचे जो मैदानी क्षेत्र वगैरह होंगे वहाँ की जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, मोटी होगी, गहरी होगी या मोटी होगी। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ढलान वाली जगह पे अपरदन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ढाल ज्यादा होने की वजह से वहां पे मिट्टी जो है वो बह जा रही है। ठीक, वहीं समतल क्षेत्रों में जो है क्ले मिलता है, चीका मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, क्ले, ठीक है, उसका विस्तार आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, क्योंकि एक जगह पे ठहरा रहेगा वहां की मिट्टी, और गहरे रंग की भी हो सकती है। काली मिट्टी जो है वो जनरली ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों में आपकी मिलेंगी। क्लियर? तो ये अलग अलग स्थलाकृति के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से आपका जो है मिट्टी पाया जाता है। ओके। टाइम, टाइम जो है वो भी एक कारक है मृदा की परिपक्वता को जो निर्धारित करता है। क्लियर है? अब इस पर तो कोई हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर नेचुरली चट्टान को जब टूटना होगा वो टूटेगा। ठीक है, अलग अलग जितने भी फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं वो जब उस पर काम करेंगे तो जितना समय लगता है वो समय उसमें लगेगा ही। ठीक है, तो एक जो मेच्योर जो सॉइल है वो एक बहुत लंबे टाइम के बाद डेवलप हो पाती है, और वहीं जो आपका इमेच्योर मृदा है उसमें अभी भी समझ लीजिए कि प्रोसेस उसमें चल ही रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये टाइम जो है वो एक तरीके से पेसिव आपका कारक मान सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जो आपके जो कारक हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं, जैसे 6 पॉइंट हमने देखा, इसमें हम लोग उसको दो तरीके से बांट सकते हैं, एक निष्क्रिय कारक और एक सक्रिय कारक, एक्टिव एंड पेसिव। एक्टिव में क्या क्या आएगा, तो जो आपका जलवायु है ना, जीव मंडल है, ओके, ऑर्गेनिज्म एंड क्लाइमेट, ये सब जो है वो आपका एक्टिव फैक्टर है मृदा के फॉर्मेशन में। और वहीं जो टोपोग्राफी है, पेरेंट मटेरियल है ना, और जो समय है वो सब आपका क्या है, पेसिव फैक्टर्स हैं मृदा के निर्माण में। क्लियर है? ओके, सो ये आज हम लोगों ने जो देखा, ठीक है, इसमें हम लोगों ने मेनली मृदा के फॉर्मेशन की हम लोगों ने बात की। ठीक है, अब इसमें आपका जो नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगा या नेक्स्ट जो पीपीटी हम लोग तैयार करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मेनली हम लोग बात करेंगे कि आपका सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है,
ठीक, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं मिट्टी में, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखेंगे जो आपका साइकिल है, यानी कि जो बायो जियोकेमिकल साइकिल से कार्बन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया और फास्फोरस चक्र हो गया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव तैयार करिए। ओके, थैंक यू सो मच पढ़ंतुओं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।